तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज अपन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो इस मुस्लिम लॉ के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। और वो ये छोटे छोटे पैरामीटर आते भी है काम में। अगर ये छोटे पैरामीटर्स अपन को पता नहीं होंगे तो बाकी बड़े सब्जेक्ट्स में अपन को बाकी बड़े व्हाट क्वेश्चंस के अंदर अपन को प्रॉब्लम आने वाली है। सो पहला टॉपिक है इजमा क्या होता है, व्हाट इज द इजमा। सो आई होप बहुत आसानी समझ में आएगा। आप चलो बोर्ड पे देखो फटाफट से। इजमा की अगर मैं बात करूं तो जो इस्लामिक स्कॉलर्स है जिसको अपन उलेमा कहते हैं, उनका एक मत डिसीजन, एक जैसा सबका डिसीजन यूनाइट, ठीक है, यूनाइट होकर जब वो कोई किसी चीज को लेकर डिसीजन देते तो उसको इजमा कहते हैं। अब वो कंडीशन कब आती है कि उनको कब यूनाइट होना पड़ता है और कब वो एक मिलकर एक डिसीजन लेते हैं। लेट्स सी, अगर किसी मसले पर कुरान और हदीस में किसी प्रॉब्लम का कोई डायरेक्ट आंसर ना मिले, ठीक है, नहीं मिलता, तो उस जमाने के बड़े बड़े उलेमा मिलकर एक फैसला लेते, एक डिसीजन लेते, उसी को क्या बोलते हैं, इजमा बोलते हैं। ठीक है, अब एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ठीक है, जब स्टार्टिंग के अंदर यूरोप के अंदर जब प्रिंटिंग मशीन आई तो काफी बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने प्रिंटिंग मशीन को बैन कर दिया कि इसका यूज ना करो। अगर अपन इसका यूज करेंगे तो इस जो कुरान है और जब अपन कुरान को और हदीसों को इससे छापेंगे तो उनकी बेइज्जती होगी। ठीक है, तो इस चीज को लेकर आगे जाके बहुत ये नुकसान हुआ कि यूरोप के अंदर जो क्रिश्चियंस की किताबें थी वो बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में छपने लगी और स्प्रेड होने लगी। लेकिन मुस्लिम की जो हदीस होती थी, मुस्लिमों की जो हदीस होती थी, उस टाइम पर भी वो हाथ से ही लिखी जाती थी, जिसकी वजह से उनकी क्वांटिटी कम होने लगी और मार्केट में वो स्प्रेड कम होने लगी। तो इस चीज पर इजमा बनाकर उस टाइम के सभी बड़े बड़े उलेमाओं ने ये डिसीजन लिया। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर कुरान और हदीस में तो नहीं मिलेगा, तो उस टाइम उन्होंने ये डिसीजन लिया कि बहुत सावधानी बरतते हुए अपन प्रिंटिंग प्रेस को यूज करें और ज्यादा से ज्यादा हदीस और कुरान की प्रिंटिंग करी जाए। ठीक है, तो इस पर सभी बड़े बड़े उलेमाओं का इजमा हुआ। सो एक मिलकर एक जो राय देना, मिलजुल कर एक क्या बोलते हैं, एक राय रखना, एक डिसीजन पे आना, ये इजमा कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा। एक एग्जांपल इसके ऐसे भी ले सकते हो कि अगर मान के चलो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की अपन बात कर रहे हैं, अब कुरान और हदीस में इसको लेकर कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं है, तो सारे उलेमा मिलकर इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर एक राय बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि वो लोगों के प्रति और इस्लामिक जो फंडामेंटल है उसके अगेंस्ट ना हो, इस्लामिक फंडामेंटल के अगेंस्ट ना हो। ठीक है, जैसे कि वो ब्याज के सिस्टम ना हो और उसके अंदर क्या बोलते हैं चीटिंग का सिस्टम ना हो, चोरी का सिस्टम ना हो। ठीक है, इस चीजों का ध्यान रखते हुए जब बड़े बड़े उलेमा एक डिसीजन लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द इजमा। आई होप इजमा समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कियास की, कि व्हाट इज द कियास वाले कियास को लेकर। तो व्हाट इज द कियास, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कई बार मुस्लिमों में कई जगह कियास के बारे में आता भी है। जैसे अपन ने इजमा समझा उसी तरीके से आसान शब्दों में कियास भी समझेंगे। चलो बोर्ड पे देखते हैं। तो देखो कियास में क्या होता है कि एक सिचुएशन है, पुरानी सिचुएशन जो कुरान और हदीस से रिलेटेड है, उस सिचुएशन को कंपेयर करके अपन अभी करंट सिचुएशन का क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। लेकिन वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, लॉजिकल। फॉर एग्जांपल, अगर किसी करंट सिचुएशन का सॉल्यूशन, ठीक है, मुझे कुरान में भी नहीं मिल रहा, हदीस में भी नहीं मिल रहा और इजमा से भी वो सारी चीजें तय नहीं हो रही, तो फिर मैं किसी ऐसी सिचुएशन के कंपेयर करूंगा जो पास्ट में कुरान और हदीस से मैच करती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुरान में शराब पीना क्या है, मना है, क्योंकि शराब में क्या होता है, नशा होता है। सिंपल सी बात, कुरान में मेंशन है, हदीसों में मेंशन है कि भाई शराब पीना मना है, उससे क्या होता है, नशा होता है। लेकिन अभी आज के टाइम पर 2026 में कोई ऐसी ड्रग्स आ जाती है, ऐसी दवाई आ जाती है, ऐसी मेडिसिन आ जाती है कि जिसके लेने से नशा होता है। ठीक है, इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, तो अपन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन, क्योंकि शराब से भी नशा होता है और ये जो नई ड्रग्स आई इससे भी नशा होता है, तो इट मींस नई ड्रग्स भी क्या है, हराम है। इसी को बोलते हैं अपन कियास। ठीक है, तो एग्जांपल बहुत आसान है कि कुरान में शराब का मना है क्योंकि उससे नशा होता है, तो अब कोई नई ड्रग्स आ गई और ये नई ड्रग्स से जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये ड्रग्स भी क्या करती है, नशा करती है, तो इसलिए ये ड्रग्स भी क्या है, हराम है, और इसी को बोलते हैं अपन कियास। तो अगर किसी चीज का सोल्यूशन अपन को डायरेक्ट आंसर कुरान से भी ना मिले, हदीस से भी ना मिले, इजमा से भी ना मिले, तो फिर अपन चौथा पैरामीटर कियास पे जाते हैं। कियास का मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन को कंपेयर करना जो कुरान के मुताबिक घटी हो और उसको अभी की आज की सिचुएशन से कंपेयर करके उसका आंसर निकालना। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे इस्तिहसान के बारे में। जैसे कि अपन इजमा पढ़ा, जैसे कि अपन कियास पढ़ा, तो आज पढ़ने वाले इस्तिहसान। आप इसको इस्तिहसान बोल दो या इस्तिहसान बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। इस्लाम के अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो आज के दौर में ज्यादा यूज होता है, वाइडली इसको माना जाता है कई जगह। सो जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे बता दूं, सबसे पहले जो इसकी आसान मीनिंग है, तो वो लेटरल मीनिंग की अगर मैं बात करूं, कल्चरल मीनिंग की मैं बात करूं, तो इस्तिहसान का मतलब है किसी चीज को आसान समझाना, किसी चीज को अच्छा समझना। ठीक है, किसी चीज को लॉजिकल करना, किसी चीज को ईज करना, किसी चीज को प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो सकता है उस पे लेके आना। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अगर मैं लीगल मीनिंग की बात करूं, तो अगर एक ज्यूरिस्ट स्ट्रिक्ट रूल जैसे कियास को छोड़कर बेटर और प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, अगर कोई ज्यूरिस्ट कियास या स्ट्रिक्ट रूल जिसको अपन कहेंगे उसको छोड़कर एक बेटर और प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, तो उसी बोलते हैं अपन इस्तिहसान। लेकिन ये प्रैक्टिकल डिसीजन कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल है। मान के चलो अगर किसी कुएं के अंदर एक जानवर गिर जाता है, तो अब उस जान गिर गया, अब इस सिचुएशन को लेकर दो कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू कियास, अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट रूल, इस्लाम सेज दैट कि पूरा पानी नापाक हो गया, आपको पानी को फेंकना पड़ेगा। आ रही का बात नहीं आ रही समझ में, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुश्किल और लोगों को परेशानी में डाल देगा। रिमेंबर दैट स्ट्रिक्ट रूल जिसको अपन कियास कहते हैं, वो ये कहेगा कि भाई पूरा पानी नापाक हो चुका है जानवर के कारण, तो जानवर के साथ साथ उस पूरे कुएं में जितना भी पानी वो भी बाहर निकालना पड़ेगा, जब जाके पाक होगा। लेकिन ये सारा काम करने में, ये पूरा काम कंप्लीट करने के अंदर लोगों को परेशानी होगी, साथ ही साथ ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा काम। लेकिन अगर मैं सेकंड कंडीशन देखूं जिसपे मैं डिस्कशन कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू इस्तिस्ना, तो इस्तिस्ना के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है कि अगर आप कुछ बाल्टियां उस कुएं से निकाल दो,
ठीक है, तो फिर उस पानी को पाक माना जा सकता है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द लैटरल मीनिंग। ठीक है, कि स्ट्रिक्ट रूल को छोड़ के आपने एक लॉजिकल एक लॉजिकल आंसर दिया, एक लॉजिकल रूल करा आपने, रूल दिया। तो रूल क्या है, लॉजिकल रूल क्या है कि भाई उसको पूरे पानी को निकालना तो इम्पॉसिबल है, उसमें लोग परेशान होंगे, मशक्कत होगी बहुत ज्यादा। तो आप कुछ बाल्टियां निकाल दो और फिर मन में ये नियत कर लो और फिर ये सोच लो कि ये पानी अब पाक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द इस्तिस्ना। तो लास्ट वाली लाइन में मैंने यहाँ बोला कि इस्लाम चाहता है ईज और साथ ही साथ बेटर एंड प्रैक्टिकल रूलिंग, कि लोगों को आसानी भी हो और बेटर प्रैक्टिकल रूलिंग भी हो। तो आई होप ये इस्तिस्ना समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ये तीनों में से कई बार तीनों में से एक टॉपिक आता ही आता है, या तो कियास आएगा या इजमा आएगा या इस्तिस्ना आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट सुन्नी एंड शिया। अब देखो कल्चरल लेवल पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कि सुन्नियों के अंदर मूता मैरिज इज नॉट वैलिड, बट शियाओं के अंदर मूता मैरिज वैलिड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, और वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता भी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूता मैरिज। देखो मूता मैरिज शियाओं के अंदर वैलिड होती है, और ये ऐसी मैरिज होती है जिसके अंदर दो पार्टी, ठीक है, मतलब लड़की वाले और लड़की वाले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसके अंदर शादी का टाइमिंग, जैसे भाई 6 साल हमें शादी रखनी है, 1 साल हमें शादी रखनी है, और साथ ही साथ एक फिक्स डोरी, ठीक है, फिक्स डोर फिक्स है जो एकदम सेट, जो वो आपस में बात करके सेट करते हैं, ठीक है। तो उस शादी को अपन बोलते हैं फॉर एग्जांपल मूता मैरिज। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो रहीम और आयशा, ठीक है, दो कोई कैरेक्टर है, और यहाँ दोनों की आपसी सहमति से उन्होंने शादी का जो टेन्योर है वो फिक्स करा 1 साल का, और दहेज फिक्स करा 50,000 का। तो 1 साल बाद उनकी शादी अपने आप ही डिवोर्स हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इस मैरिज को बोलते हैं मूता मैरिज, जिसके अंदर एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट में क्या करा जाता है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है। लेकिन ये जो मैरिज है ये सिर्फ शियाओं में मैटर करती है, ये सुन्नियों में मैटर नहीं करती। हरी बात समझो। और इसमें डिवोर्स लेने का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब जैसे इस शादी के अंदर या शादी का टेन्योर खत्म हो जाता है तो अपना आप ही वो डिवोर्स हो जाते हैं, और अगर उनको दोबारा शादी करनी तो उनको निकाह करना पड़ेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि मैरिज के लिए, सुन्नियों में मैरिज के लिए एटलीस्ट 2 विटनेस, मेल विटनेस होना जरूरी है, जैसे कि आप जानते हो। शियाओं में मैरिज के लिए कोई विटनेस की जरूरत नहीं है, शियाओं में मैरिज के लिए कोई विटनेस की जरूरत नहीं है। इफ आई टॉकिंग अबाउट डिवोर्स, अगर सुन्नियों में अपन डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स में कोई विटनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन शियाओं में डिवोर्स की बात करें तो शियाओं में डिवोर्स जब ही वैलिड होगा जब एटलीस्ट कितने विटनेस हो, 2 विटनेस हो, कम से कम 2 विटनेस के सामने डिवोर्स फाइल होना चाहिए, डिवोर्स देना पड़ेगा, जब जाके डिवोर्स वैलिड होगा। अदरवाइज अगर कोई विटनेस ना हुआ तो डिवोर्स वैलिड नहीं होगा। ये कैटेगरी किसमें आती है, ये किसका कल्चरल है, शियाओं का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अपन, इफ चाइल्ड विद इन द 2 ईयर, ठीक है, अगर 2 साल के अंदर बच्चा हो जाता है, कब, आफ्टर द डिवोर्स। अगर किसी मैच में, ठीक है, किसी जोड़े के अंदर शादी टूट जाती है मान के चलो, ठीक है, और शादी के 2 साल के अंदर अंदर उस लेडी को बेबी हो जाता है, सो वो जो बच्चा है अकॉर्डिंग टू सुन्नी, वो जो बच्चा है वो लिस्टिमेट होगा। इसका मतलब वो उसी आदमी का होगा जिसकी पहले शादी थी उससे, ठीक है, मतलब वो वैलिड होगा, वो वैध होगा बच्चा। आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन शियाओं के अंदर कंडीशन ये है कि अगर शादी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तो डिवोर्स के 10 महीने तक, 10 महीने के अंदर तक अगर कोई बच्चा होता है तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, लिस्टिमेट। लिस्टिमेट मतलब वो उसी का बच्चा होगा कानूनी तौर से, उसी आदमी का बच्चा होगा जिसने डिवोर्स दिया। अरे बात समझ में। हाँ, 10 महीने के बाद अगर होता है तो फिर वो इलिस्टिमेट चिल्ड्रन हो जाएगा, मतलब फिर वो अवैध हो जाएगा आपके लोग। आगे बढ़े। नेक्स्ट, सुन्नियों के अंदर ट्रिपल तलाक वैलिड करता है, होता है वैलिड है, लेकिन शियाओं के अंदर ट्रिपल तलाक इज नॉट वैलिड। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखो, जब भी कोई सुन्नी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है, जब भी कोई सुन्नी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो केवल उसको डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी, केवल और केवल डिक्लेरेशन से ही उसकी प्रॉपर्टी वक्फ हो जा सकती है। लेकिन शियाओं के अंदर डिक्लेरेशन से ही प्रॉपर्टी वक्फ नहीं होगी, डिक्लेरेशन के साथ साथ उसको डिलीवरी ऑफ पोजीशन, मतलब उसको बकायदा वो जो प्रॉपर्टी है उसको सौंपना भी पड़ेगा, ठीक है, वक्फ को, ठीक है, कानूनी तौर से उसको सौंपना भी पड़ेगा, तब जाके वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, वक्फ होगी। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। शियाओं के अंदर डिलीवरी ऑफ पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, सुन्नियों में डिलीवरी ऑफ पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा। लेकिन शियाओं में डिक्लेरेशन के साथ साथ डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता है तो। आई होप ये बहुत ईजी और बहुत वाइडली यूज होने वाले कुछ कल्चरल पॉइंट्स हैं, आपको समझ में आया होगा।